नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर शुरू हुई सियासी उठापटक के बीच राज्य में पार्टी के प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। रावत ने गुरुवार को कहा कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। रावत के बयान का ये भी मतलब है कि इतने महीनों से राज्य के सियासी छत्रमों के बीच चल रहे घमासान को खत्म करने की जो कवायद हाईकमान कर रहा है, उसका नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। पंजाब में 2 दिन तक रुकने और तमाम नेताओं से बातचीत के बाद गुरुवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कि क्या पंजाब कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है, रावत ने कहा कि वे ऑल इज वेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां सब चीजें ठीक हो जाएं। रावत ने कहा कि थोड़े बहुत जो सवाल हैं उन्हें हल करने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार ने कहा है कि भारत को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार को लेकर जानकारी नहीं है कि वो किस प्रकार की होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लोगों को निकालने का अभियान रुका हुआ है क्योंकि वर्तमान में काबुल हवाई अड्डा चालू नहीं है। हवाई अड्डा सेवा फिर से शुरू होते ही हम काबुल से लोगों को निकालने के लिए अपना अभियान फिर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान में प्राथमिकता काबुल में भारतीय लोगों की सुरक्षा है। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के 2 हफ्ते बाद शुक्रवार को तालिबान देश में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कल जुमे की नमाज के बाद तालिबान सरकार बनाएंगे। कहा जा रहा है कि तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा अफगानिस्तान सरकार का नेतृत्व करेंगे। संभव है कि उनके अधीन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति काम करें। रिपोर्ट है कि गवर्निंग काउंसिल की तरह की व्यवस्था होगी। रॉयटर्स के अनुसार पंजशीर में तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों में जबरदस्त लड़ाई हुई है और दोनों ही ओर से दावा किया गया है कि इसमें भारी संख्या में लड़ाके हताहत हुए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारे लड़ाके पंजशीर में घुस आए हैं और कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सशस्त्र समूह के साथ बातचीत विफल होने के बाद हमने अभियान शुरू किया, उन्हें भारी नुकसान हुआ। वहीं तालिबान का विरोध करने वाले समूह नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी दर्रों और प्रवेश द्वारों पर उनका पूरा नियंत्रण है। प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने शोतुल जिले को लेने के प्रयासों को घाटी के प्रवेश द्वार पर ही विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने जबुल सराज से शोतुल में प्रवेश करने के कई प्रयास किए और हर बार विफल रहे। तालिबान के साथ लड़ाई को लेकर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने कहा कि हमने 2 मोर्चों पर बड़ी संख्या में तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है क्योंकि इस सप्ताह के शुरू में भी पहली बार संघर्ष हुआ था। तालिबान के नुकसान के संदर्भ में प्रवक्ता ने कहा कि दूसरे पक्ष को यह पता चल गया है कि वे युद्ध के जरिए इस मुद्दे को हल नहीं कर सकते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने कहा है कि वे अमेरिका के द्वारा छला हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकियों ने काबुल से जाने से पहले सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों को काम करने के योग्य नहीं छोड़ा है, सबको अक्षम कर दिया है, यानी डिसेबल कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार लड़ाकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिकी उनके इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर छोड़ देंगे। लड़ाकों का कहना है कि हम मानते हैं कि एक राष्ट्रीय संपत्ति है और अब हम सरकार हैं, इसलिए ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। टोलो न्यूज़ के अनुसार आज महिलाओं ने हेरात शहर में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और अगली सरकार में जगह पाने की मांग की। इन महिलाओं में महिला अधिकार कार्यकर्ता, सरकारी संस्थानों में काम करने वाली छात्राएं शामिल रहीं। उनके हाथ में जो बैनर थे उन पर लिखा था कि कोई भी सरकार महिलाओं के बिना नहीं टिक सकती। इसके साथ ही उन्होंने अगली सरकार में महिलाओं को शामिल करने की मांग की। हालांकि तालिबान ने अब ये जाहिर नहीं किया है कि सरकार में महिलाओं की भूमिका होगी या नहीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस को आईना दिखा दिया है। अदालत ने दंगों से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही जैसी घटना में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती हैं। अदालत ने इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए नियमों के खिलाफ बताया और 4 एफआईआर को रद्द कर दिया। ये घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में हुई थी। इस मामले में एक घर में लगी आग उसके आसपास के घरों में फैल गई थी और काफी सामान जल गया था। वहीं अदालत ने पुलिस को बची हुई एक एफआईआर के साथ मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेब पोर्टल्स पर चलाई जा रही फर्जी खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे कोई जवाबदेही नहीं दिखाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को उन फर्जी न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है जिन खबरों में कोरोना के प्रसार को दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के जुटने के साथ जोड़ा जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेब पोर्टल्स किसी भी चीज के द्वारा शासित नहीं किए जा रहे हैं और इसीलिए खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और यही समस्या है। इससे अंततः देश का नाम खराब होता है।
आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने अब 8 सितंबर को देश भर में धरना देने का ऐलान कर दिया है। बता दें, आरएसएस से जुड़े इस भारतीय किसान संघ ने एमएसपी की मांग को लेकर पहले ही देश भर में धरना देने का ऐलान किया था। हालांकि इसने सरकार को 31 अगस्त तक का समय दिया था कि वो इस तारीख तक उनकी मांगों के हिसाब से एक्शन ले। हालांकि केंद्र की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अब संघ ने कहा है कि वो 8 सितंबर को देश भर में धरना देगा। संघ की मांग है कि फसलों की एमएसपी लागत पर तय हो और नए कृषि कानूनों पर जारी विवादों को सुलझाने के लिए एक नया कानून बनाया जाए। छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी अंदर खाने खूब बवाल चल रहा है। पार्टी की ओर से लगाए गए 3 दिन के चिंतन शिविर में कई नेताओं को नहीं बुलाया गया है। इन नेताओं ने कहा है कि वे इसे केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में यह चिंतन शिविर हो रहा है। एक पूर्व सांसद को भी इस चिंतन शिविर में नहीं बुलाया गया है। उन्होंने एचटी से बातचीत में कहा कि पार्टी राज्य के सिर्फ मुट्ठी भर नेताओं की आवाज सुन रही है। इसके अलावा और नेताओं ने भी नाम छुपाने की शर्त पर एचटी को बताया कि नेताओं और पूर्व सांसदों को शिविर में न बुलाना एक बड़ी गलती है और इससे पार्टी को नुकसान होगा। त्योहारों के सीजन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सामूहिक समारोह को करने से बचना चाहिए और अगर जरूरी हो तो पूरी तरह से टीकाकरण होने के बाद ही इनमें शामिल हों। मंत्रालय ने यह कहते हुए कि संक्रमण दर में गिरावट के बावजूद कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्र ने लोगों से आग्रह किया कि वो घर पर ही त्योहार मनाएं और कोरोना को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की गुरुवार को मुंबई में हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिद्धार्थ 40 साल के थे। उन्होंने सोने से पहले कुछ दवाइयां ली थी और सुबह वह नहीं उठे। बताया जा रहा है कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ की मौत पर सिने जगत, राजनीति की दुनिया के तमाम बड़े चेहरों ने दुख जताया है। सिद्धार्थ शुक्ला को अपने सिने करियर में असली पहचान बालिका बधू से मिली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।